जैसा कि आज श्वेताक्षी जी हमारे विद्यालय में आने का अवसर मिला, तो इससे भी मैं खुश हूँ कि हमारी पढ़ाई हुई छात्रा जो है आज हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम लेके आई हुई है। बच्चों, सबसे पहले तो अपने यहाँ अगर कोई अतिथि चाहता है तो आप उसका क्या करते हैं, तो आप लोग एक बार स्वागत करिए। तो लीगल अवेयरनेस कैंप में जैसा कि मैम ने बताया कि मैम की छात्रा भी है और हाई कोर्ट एडवोकेट भी है, तो बच्चों द्वारा स्वागत किया गया और आपको लीगल अवेयरनेस कैंप में कुछ जरूरी चीजें जो कि हम जान के भी कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं, उस जानकारी को आज उसी को आप विस्तृत रूप से बताएंगे और कैसे हम अवेयरनेस माने उसके प्रति जागरूक रहेंगे। आप लोगों के द्वारा श्री दीपक कुमार जी और मैम श्वेताक्षी सिंह जी आप लोगों के बीच अपने इन जानकारियों को देगी और समझाएगी और आप उसको विस्तृत रूप से समझेंगे कि आने वाले समय के लिए आपके घर वाले या आपके द्वारा अगर ये जानकारी मिली है तो गलती ना होने पाए, नहीं तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सबसे पहले मैं पूरे स्कूल प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस लीगल अवेयरनेस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें परमिट किया, और हम आभारी रहेंगे कि हम अपने कुछ वक्तव्य आपके सामने रखेंगे और आप उसको अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में उसको इम्प्लीकेट करिए, उसको अपने लाइफ में उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी हम बताएंगे आपको। और ये हमारा कर्तव्य है एज अ एडवोकेट, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे एथिक्स का एक पार्ट है कि एडवोकेट जो होता है वो समाज का प्रहरी होता है। क्या होता है भैया? प्रहरी में निगरानी करने वाला, कि अगर समाज में कहीं भी कोई बुराई हो रही है, किसी का कानूनी रूप से किसी को लीगल इंजरी हो रही है, तो उसके खिलाफ हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और वो खड़ा होता है सबसे पहले एक वकील, एक अधिवक्ता। वैसे तो वकील का जब कोई नाम लेता है तो एक अलग नजरिया आता है माइंड में, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे पैसे लेंगे, बहुत पैसे लेंगे, ये सब चीजें हैं, वो एक अलग बात है। पैसे है कि नहीं, वो सर्विस का अपना हर कोई आदमी पढ़ाई करके आता है जाता है तो उसका एक अपना पर्सनल फीस होती है। लेकिन भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम को लगभग 1 साल पहले शुरू किया तो काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। कई विद्यालयों में हम लोग गए, यहाँ बनारस इवन बरेली तक हम लोगों ने इस इवेंट को कंडक्ट किया और इवेंट आगे करने वाले भी हैं। तो इसी सिलसिले की कड़ी में आपके यहाँ हम आए हुए हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारा साथ दें और हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे। हाँ, मैं दीपक पटेल लीगल अवेयरनेस कैंप के तहत ऑर्गेनाइज कर रहा लीगल अफेयर्स, जो कि एक लॉ फर्म है एडवोकेसी के फील्ड में, जहां पर हम एक फ्री लीगल सर्विस देते हैं ऐसे लोग को जो हमसे नीडी पर्सन होता है, लाइक दैट अगर कोई पुअर पर्सन है या फिर कोई महिला के खिलाफ स्पेशली अगर कोई क्राइम हुआ तो उनके खिलाफ हम मतलब उन बच्चियों को बचाने के लिए, ऐसे गरीब लोगों को सेवा करने के नाम पे हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं, उसका कोई फीस नहीं होती है। अगर आपके साथ इन फ्यूचर कभी भी भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आप हमें निसंदेह आप एक लीगल कंसल्ट के रूप में आप हमसे सलाह ले सकते हैं कि सर हमारे साथ ये हो रहा है, अब मैं क्या करूं, तो मैं आपको आगे गाइड करूंगा आगे करना क्या है। तो इसी से आज अब जानते हैं टीचर कौन होता है? आर्किटेक्चर ऑफ द सोशल। वो एक आर्किटेक्चर होता है टीचर, जो आपके कैरियर को, इवन सोशल के ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ का भी वो आर्किटेक्चर होता है। आपको किस ऊंचाइयों तक जाना है और कैसे जाना है, कहाँ नींव में मजबूती देनी है, आपके कहाँ पे ईंट लगाना, कहाँ वेंटिलेशन देना है, वो सारी चीजें वो करते हैं आपके साथ। जैसे एक घर का स्ट्रक्चर बनता है, पहले फाउंडेशन बनता है, तो वो आपका पहले गुरु जो होते हैं और जो आपके लाइफ टाइम तक जो आप जब तक एकेडमिक क्लास होती है, जब तक आप पढ़ते हैं तब तक के जो टीचर होते हैं वो आपके आर्किटेक्चर होते हैं, वही सिविल इंजीनियर्स होते हैं। इंजीनियर का मतलब जुड़ाव बना के रखना, मजबूती देना, एक नई रिसर्च प्रदान करना। तो हम चाहेंगे कि और हमारा अपना पर्सनल एक यूट्यूब चैनल भी है जो लीगल अफेयर्स के नाम पे ऑर्गेनाइज होता है। उसमें क्या है कि आप महिलाओं से संबंधित जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं
उसमें हमारा एक पर्सनल लेक्चर है वहाँ पे। अगर आप देखना चाहते हैं साइबर क्राइम्स को लेकर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर हम जो ऑर्गेनाइज कार्यक्रम कर रहे हैं उसका भी अपना एक इंटेलेक्चुअल के रूप में वहाँ रखा हुआ है। आप वहाँ देख सकते हैं, कोई लीगल जानकारी चाहिए तो वो ले सकते हैं। अच्छा, आप आते हैं अपने पॉइंट पे। लीगल समझ रहे हैं? लीगल का मतलब है बेटा कानूनी रूप से। जैसे कोई, अच्छा हम ऐसे थोड़ा सा आसान भाषा में अगर हम बात करें, जैसे हम लोग टेंडेंसी है, हम मानते हैं कि कोई भी पुलिस आती है तो हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि पुलिस आती है तो हम डर जाते हैं? जरा हाथ उठाएंगे। लगभग सभी है। लगभग सभी है, वो हेजिटेट हो रहे हैं बच्चे, बट लगभग सभी हैं। हमें उनसे डरना नहीं है, हमें उनसे डरना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें डरना नहीं है। अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो सारी वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए, जबकि वो आपके सर्वेंट हैं। आपके नौकर कौन है? पुलिस, आप नहीं है। वो जो कहेंगे वो आपको नहीं करना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो आपको करना है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप कहीं भी कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन बोलने की आजादी वहीं तक है जब तक कि दूसरों की आजादी छीनी न जा सके। उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। हमको उड़ना है आसमान में, लेकिन प्लेन तो उड़ता है आसमान में, लेकिन उसकी भी एक मैक्सिमम हाइट होती है ना उड़ने की। ऐसा नहीं है कि वो सैटेलाइट लेके पूरा पहुंच जाएगा वहीं और अर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। प्लेन नहीं ले जा सकता, उसके लिए रॉकेट बने हुए हैं। तो हमारी भी उड़ने की एक लिमिटेशन है, बोलने की लिमिटेशन है, घूमने की लिमिटेशन है। आप कुछ भी कह सकती हैं। नौकरी पाने की लिमिटेशन तो नहीं, नौकरी भी पा सकते हैं, इक्वालिटी की बात है। हाँ, एक्सप्रेशन कर सकते हैं, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन। जो आप यहाँ पे बैठे हैं ना, यहाँ पे जो बैठे हैं पढ़े, ये राइट टू एजुकेशन के तहत आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ स्टडी ले रहे हैं। ये हमारे संविधान ने आपको ये राइट दिया, ये गारंटी दिया कि हर एक बच्चा क्लास 8 तक या 14 साल की उम्र तक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करेगा, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हैं भैया? तो हम इस सिलसिले में देखते हैं कि आगे बढ़े तो अगर हम देखते हैं कि हमारे भारत में, स्पेशली भारत जैसे देश में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, हमने एक कोट पढ़ा होगा, एक वक्ता भी पढ़ा होगा, यूनिटी बिटवीन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। शायद चैप्टर भी होगा, आई थिंक। जी मैम। तो अनेकता में एकता का मतलब कि इतनी मल्टी लैंग्वेज पीपल्स हैं यहाँ पे, इतनी ढेर सारी भाषा बोले जाने वाली लोग हैं। हम हिंदी बोलते हैं, साउथ में जाइए वहाँ तेलुगु कन्नड़ बोलने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या है? एक है। एक मतलब यूनिटी, ये हमारा कल्चर है जो हम सबको बांधे रखता है, और इसकी जरूरत हमें अपने कल्चर में रहने की जरूरत है, जो आजकल लोगों में कमी आ रही, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। पीछे दे दो, पीछे दो। कल्चर में कमी का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा है, मोबाइल हाथ में आता है। मोबाइल जानते क्या है? एक हथियार है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है आपके हाथ में। आप एक कमरे में बैठे बैठे किसी भी देश की इकोनॉमी को हिला सकते हैं, किसी भी देश में युद्ध करवा सकते हैं। इतना खतरनाक हथियार है आपका फोन। इंटरनेट से जुड़ा है, इंटरनेट पूरा वेब है, जाल है, जहाँ पे मल्टीपल रास्ते हैं, जहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं। आप तो अभी कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं, जैसे आप सिर्फ गूगल का नाम जानते हैं, लेकिन ऐसे और सर्च इंजन है जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते। वो आप सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे। बिटकॉइन में लेन देन होता है, पैसे में भी आजकल बिटकॉइन चल गया, बहुत सारी करेंसीज हो गई हैं। तो हाई लेवल की चीजें हैं, वो हम बाद में बताएंगे चीजें। हम ये कहना चाहते हैं बच्चे कि आपके आसपास या आपके साथ या आपके माँ बाप के साथ या रिलेशन में या आपके समाज में, आपके स्कूल में या किसी मार्केट प्लेस पर, किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी सार्वजनिक जगह पर हर आदमी जलील हो रहा है, हर व्यक्ति जलील हो रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। क्राइम सबके साथ हो रहा है। जेंडर को देखकर क्राइम नहीं हो रहा है, यहाँ क्राइम हर एक व्यक्ति के साथ हो रहा है। अब क्राइम बेस्ड जेंडर भी अवेलेबल है इंडिया में। हम बात करें पर डे महिलाओं के 33, आप यकीन नहीं करेंगे, महिलाओं के प्रति इतना, लोगों के प्रति, महिलाओं की स्पेशली महिलाओं के प्रति इतने क्राइम बढ़ गए हैं कि अब पता नहीं कैसे लोग एक नजरिया, अपना सिनेरियो बना लिए हैं कि महिलाएं अगर आगे बढ़ती है, एक बात याद रखना हमेशा कि बच्चियां बहुत ताकतवर होती हैं, मेंटली बहुत ताकतवर होती हैं, और इस चीज को सारे बच्चे रियलाइज करें। और जहां पे लड़कियां हैं, अगर आपको मन में हीन भावना आती है वो मुझसे ज्यादा मार्क्स कैसे पा गई, तो हीन भावना मन में नहीं रखना है, क्योंकि समाज में हीन भावना की वजह से ही लड़कियों के प्रति क्राइम भी बढ़ रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है और वो आगे बढ़ेंगी।
और हर एक काम करेंगी। आप जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ वही पढ़ाई करेंगे, वो खाना भी बना लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, जॉब भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। इतनी ताकत है उनके अंदर। आपको जुटाना है अपने अंदर ताकत। आप मैस्कुलिनिटी सिर्फ मतलब हाँ शारीरिक रूप से ताकतवर नहीं बनना है, मानसिक रूप से ताकतवर बनना है, सामाजिक रूप से ताकतवर बनना है, इकोनॉमिक रूप से आपको ताकतवर बनना है, आर्थिक रूप से। महिलाओं के प्रति इंडिया में जो रजिस्टर्ड मामले आ रहे हैं साल भर में, वो तो मैं तो 2018 का डेटा मेरे पास है, मैं उसका बता रहा हूं, 33,432 महिलाओं के प्रति क्राइम्स हो रहे हैं। स्पेशली आजकल तो देख रहे हैं एक क्राइम का एक अलग ट्रेंड चल रहा है, कोलकाता वाला अगर एग्जांपल ले तो हम, तो बहुत सारी चीजें ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जो महिलाएं रजिस्टर्ड ही नहीं कराती हैं। महिलाएं कल्चर की वजह से बंधी हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, कहती हैं अरे हमारे दादा क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, मामा क्या कहेंगे। बहुत सारी चीजें रिलेशंस में बंधे होने के कारण वो रिपोर्ट कराते ही नहीं है। बहुत महिलाओं के साथ क्राइम तो होता है लेकिन वो रिपोर्ट ही नहीं कराते, थाने में जाते ही नहीं है महिलाएं, जिसकी वजह से भारत में क्राइम तो और है। अब एक बात याद रखिएगा हमेशा, जितना भारत डेवलप होगा, भारत जितना विकास करेगा उतना क्राइम बढ़ेगा। बात समझ में आई? जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, साइन पढ़ते हैं, फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ना, कि मतलब जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना वर्क होगा, है ना भैया? तो आप भारत जितना डेवलप करेगा उतना क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम के नए नए तरीके आएंगे, नए नए तरीके। आजकल तो साइबर क्राइम बढ़ गया। साइबर क्राइम पे स्पेशली हमारा टॉपिक है, मैं इसमें बता दूं आपको। साइबर क्राइम इज बेस्ड ऑन द इंटरनेट। ये एक इंटरनेट पर आधारित एक क्राइम है। इसमें अगर हम बात करें फिशिंग की, स्पेशली फिशिंग बात होती है। आपने कभी तालाब में मछली को पकड़ा है? देखा क्या भाई? पकड़ते हुए देखा है? अरे भाई मैंने पकड़ा है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने पकड़ा है। आप लोग नहीं पकड़े? तालाब में मछली नहीं पकड़ते? ऐसे पानी रहता, हाथ डाल के ऐसे पकड़ लेते हैं, कहीं तो हाथ से सरक जाती है, फिर ऐसे खोजते रहते हैं, है ना? तो ऐसे इंटरनेट पर हो रहा है, आपको लालच दिया जा रहा है। कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जब भी चुनाव आता है, स्पेशली आप ध्यान दीजिए चुनाव के समय पे, कहते हैं रिलायंस कंपनी वालों ने आपको 84 दिन का या 28 दिन का मुफ्त डेटा दे रहा है भारत में। आप देखते हैं फोन पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे आएगा, इनबॉक्स में आएगा, कहते हैं फ्री में डेटा। बस वही आप ट्रैप हुए। आप हायर थिंकिंग के भी नहीं है, अभी आप तो डेवलप हो रहे हैं, प्लांट हैं आप, अभी ट्रीज तो बने ही नहीं, अभी प्लांट है। अगर उस प्लांट को एक लालच दे दिया जाए, आपको लालच दे दिया जाए, अरे यार हमको तो 1-1.5 GB मिलेगा 28 दिन के लिए फ्री में, चलो लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने लिंक पर क्लिक किया, जैसे ही लिंक पर क्लिक किया, आप गए काम से। मतलब आपका जो पर्सनल जानकारी है, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मम्मी पापा का नाम, सारी की सारी जानकारी उनके पास। इवन बस बचा क्या है? फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट तो आप लोग हमेशा आसानी से देते हैं, इनडायरेक्टली देते हैं, पता नहीं, बता रहा हूं कैसे। आजकल फोन में फिंगरप्रिंट लॉक आता है। MI कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, जितनी कंपनी है पूरी दुनिया में, सारे फिंगरप्रिंट बेस्ड लॉक दे रहे हैं। आपको ये भरोसा है कि वो हमारे फिंगरप्रिंट जो ले रहे हैं वो सेव रखेंगे? नहीं, वो डेटा को बेच दिया जाता है। आपका जो फिंगरप्रिंट है ना भैया, वो बेच दिया जाता है। और आप सोचते हैं हमारे बिना फिंगरप्रिंट के पैसे निकलेंगे ही नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, मैसेज आ जाएगा, बस हाय तौबा करते रहेंगे। थाने भी नहीं है, क्योंकि थाना भी नहीं है, भी विडंबना है भाई साहब। भारत की बात ही छोड़ते हैं, हम इलाहाबाद की बात कर ले। अगर इलाहाबाद में मात्र एक साइबर क्राइम का थाना है, इलाहाबाद में, एजी ऑफिस के बगल में। मात्र यूपी का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर, लगभग 70 लाख लोगों की पॉपुलेशन जिस शहर में हो, वहां पर मात्र एक साइबर क्राइम का थाना है। लोगों को एड्रेस भी नहीं पता है, नहीं पता है, ऐसी जगह है। नहीं बात है। मतलब आप समझ रहे हैं, क्राइम इतना हीनियस है, इतना गंभीर है कि उसके बारे में लोग सचेत नहीं हैं। इवन सरकार को भी चूना लगा जाते हैं, सरकार की वेबसाइटों को हैक कर लिया जाता है। एक होता है डार्क वेबसाइट, जहां पे आप जा ही नहीं सकते, आपका फोन ही नहीं जा पाएगा वहां पे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं। डार्क वेबसाइट पर क्या करते हैं, अभी 3 महीना पहले की बात है,
84 लाख आधार कार्ड का डेटा बेचा जा रहा था खुलेआम। सरकार को भी नहीं पता। अमेरिका की एक फर्म थी, उसने पता किया कि इतने भारतीयों का डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है इलीगल तरीके से, और आपके डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर में कमाते हैं, मतलब हजारों करोड़ में पैसा कमाते हैं वो। और हम समझते हैं आधार कार्ड, जहां मन किया वही आधार कार्ड उठा के फेंक दिया, ले जाओ हमारे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मांगा पुलिस मांगा ले जाओ। अब वही पुलिस वाला आपके आधार कार्ड पे आपको गवाह बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूँ क्राइम में, मैं देख रहा हूँ हाईकोर्ट में ऐसे कितने पुलिस वाले सस्पेंड होते रहते हैं। 10 साल लोग डांट के भगा देते हैं। कैसे बिना किसी परमिशन के आपने साइन ले लिया, दबाव में कैसे साइन ले लेते हैं आप। हमारा कानून कहता है कि पुलिस आपसे जबरदस्ती करा ही नहीं सकती, इवन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, जब तक कि वो क्राइम 7 साल के ऊपर की सजा वाला ना हो। सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक केस है सर्वेश कुमार के नाम से वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें ये कहा गया कि कोई भी पुलिस वाला 7 साल के नीचे के क्राइम जितने भी होंगे उसमें गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी। 7 साल के ऊपर की जितने, जैसे अटेम्प्ट हो गया, आपका हत्या हो गई, हीनियस टाइप के क्राइम, उसमें आपकी गिरफ्तारी है। अदरवाइज आजकल तो देखते होंगे पुलिस वाले आते हैं, शिकायत करते हैं, पुलिस वाले टांग के लेकर चले जाते हैं, है ना। लोगों के मन में डर बना रखे हैं। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, तो आपके मन से ये डर निकल जाएगा। और आपके मन से यही डर निकालने में आया हूं कि आपको किसी से डरना नहीं है। साइबर क्राइम के प्रति, अब मैंने फिशिंग बता दिया ना क्या होता है। आपको वो आएंगे, कहेंगे भैया 28 GB 1 GB 1.5 GB जितना भी डाटा हो ले जाइए। आप क्लिक करेंगे, आपका सारा डेटा गया, फिशिंग आप ट्रैक कर गए, आपको पता ही नहीं चला। और आप फिर जब कुछ नहीं मिलता ना, कहते हैं 15 लोग को शेयर करो। आपसे मजबूरी में आपसे काम भी करवा देंगे, ग्रुप में शेयर करो। आप ग्रुप में डाल देते हैं, पर्सनल मैसेज कर देते हैं, 15-20 लोगों को शेयर कर देते हैं, वो भी फंस रहे। आप तो फंस ही गए, लेकिन 15 लोग को और फंसा दिए। समझ रहे भैया? मिलता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला भाई। इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग तो भी 1-2 बात शेयर किए हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, डिजिटल अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, और डिजिटल का मतलब क्या हुआ? हम फिजिकल पुलिस को देखते हैं, आपको हाथ पकड़ के उठा के ले जाके थाने में बंद कर देता है, ये तो फिजिकल अरेस्ट हो गया। लेकिन डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट ये होता है भैया, वो आपके पास फेसबुक पे फेसबुक रिक्वेस्ट भेजेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। ध्यान से सुनना, इसका भी रहता है, अक्सर हो रही है। समझ रहे हैं? आपको फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, लड़की है तो लड़का के नाम से, लड़का है तो लड़की के नाम से। बहुत सारी फोटोज गूगल से निकाल के फोटोज में लगा देंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ दिस इज अ गर्ल, मैं इससे बात करूं। आपको अट्रैक्ट कर लेंगे वो, बस वही ट्रैप हो जाएंगे आप। ट्रैप मतलब फंस जाएंगे। वो आपसे बात करेगा, आपसे कहेगा अरे वो मेरा रिचार्ज करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। धीरे धीरे आपसे जानकारियां लेना शुरू कर देगा। समझ रहे? धीरे धीरे जानकारियां लेना शुरू कर देगा वो। अब आप जानकारी देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका भी मन क्या हो गया? ट्रैप हो गया। आप तो हनी ट्रैप हो गए। वो अपना झूठा देगा, तुम्हारा सही सही लेंगे। बिल्कुल, वो आपको गलत दिखा रहे हैं और आप उसको हकीकत मान के आप उसकी तरफ चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं भैया? तो क्या करना है? डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है? आपसे फिरौती मांगी जाती है। फिरौती का मतलब, जैसे आपका कोई स्पेशल जानकारी ले ली, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, मतलब कोई स्पेशल जानकारियां ले ली, आपसे कहा जाएगा भैया मेरे पास ये चीज है, मैं वीडियो वायरल कर दूंगा आपका, अगर आप मुझे पैसा नहीं दिए तो। ऐसे कितने, मैं बताऊं, आप तो बच्चे हैं, आप तो फंसना, हालांकि आप अनजाने में फंस जाएंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग फंस रहे हैं। एडेड लोग फंस जाते हैं। हाँ, 1-2 लोगों को मैंने सुना कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। अभी मैं बड़े लेवल पे अगर बात करूं तो DRDO के साइंटिस्ट फंस जाते हैं हनी ट्रैप में। वो पाकिस्तान की ऐसा एजेंसी है ना, वो उनको ट्रैप कर लेती है। वो अग्नि मिसाइल जैसी या फिर ब्रह्मोस मिसाइल जैसी अहम जानकारियां वो लीक कर देते हैं, जो हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ी चीज है। वो ट्रैप हो जा रहे हैं, तो आप तो बच्चे हैं, अब उनको कौन समझाए? क्योंकि वो तो खुद अवेयर है। मोबाइल आया, इंटरनेट क्रांति आई भारत में 2014, जब जियो ने लॉन्च किया, 1 साल फ्री डेटा दिया आपको, एक प्रकार से रेवोल्यूशन शुरू हो गया। भारत में इंटरनेट की क्रांति शुरू हो गई। वहां से भारत में इतने स्मार्टफोन बिके कि आज भारत में लगभग 84 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर है, वो भी स्मार्टफोन के तरीके से। सेलफोन गायब है, लेकिन मोबाइल जरूर है। मोबाइल जरूर है। कर रहे थे
वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। जी, वो उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस है। आपके दिमाग के साथ खेल जाएंगे। वो बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनियों को आपको फूल बना देंगे, मूर्ख बना देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। रिलायंस वालों ने फ्री में मोबाइल बांटे शुरू में, जी, फ्री में जियो के साथ कनेक्ट करके खुद वो मोबाइल दिए सबको। हम लोगों को मिला था 15,000 का मोबाइल। अब आप समझ लीजिए 14,500 आज तक पेंडिंग है। तो आप समझिए भैया कितनी गंभीर स्थिति है जो लोग जानते नहीं है। ये मुद्दा है हमारा कि आपके मन में ये डर बैठाया जाए। डरना जायज है, अपने पेरेंट्स से भी डरो, अपने टीचर से भी डरो, और आने वाली चुनौतियों से भी डरना जायज है। इसलिए मन में डर होना आवश्यक है। जिसके मन से डर निकल गया वो तो निडर हो गया फिर वो अपना डेट वो तो क्राइम कर जाएगा। जिसके अंदर डर ही नहीं है वो तो क्राइम कर जाएगा। किसी को मारने में हैबिट वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई मर्डर करने वाला सुपारी लेके जो मर्डर करता है, अब काम ही उसका पैसा है। कोई भी आएगा गला काट देगा, उसको कोई अंदर फीलिंग्स नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ को कह दिया जाए तो आप 50 बार सोचेंगे कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन वो हैबिचुअल हो गया, मतलब आदत बन गई, वो कर ले रहा है। तो डर होना जायज है बेटा। हमारी शिक्षा जो हमारे संस्कार हैं उसे भूलना नहीं है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब समझ रहे हैं भैया? आपको घर में ही अरेस्ट कर दिया जाएगा। आपसे कह दिया जाएगा आपको किसी से मिलना नहीं है, किसी से कुछ नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाएगा, वो डिजिटल अरेस्ट होता है। इसके लिए आईटी एक्ट, भारत में कानून बड़ा गंदा है अभी, रियलिटी यही है। सन 2000 के कानून आज भी चल रहे हैं। सन 2000 में बना हुआ भारत का आईटी लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, आज भी भारत में चल रहा है। उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया, लेकिन आज भी इम्प्लीकेट हो तो रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। पुलिस इसके बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस को खुद ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, क्योंकि साइबर क्राइम के बारे में खुद नहीं जानते। समझ रहे हैं भैया? साइबर क्राइम के बारे में पुलिस को ही जानकारी, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, साइबर थाना बनाया जाए। जैसे इलाहाबाद में इतने मल्टीपल थाने, कम से कम 2-4-10 थाने तो ऐसे ही बना दिया जाए, जहां पे हम साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सके। बच्चे साइबर क्राइम का रिपोर्ट सबसे ज्यादा हमारे पास कॉल आई इसकी। सर कहते हैं, लोग कहते हैं कि सर मेरे साथ ये हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं बोलता हूँ यार आ जाओ, यही इलाहाबाद में एक थाना है, लोग दूर दूर से आना पड़ता है उनको। कोई 30-40 किलोमीटर दूर से आ रहा, कोई महुआमा से आ रहा, कोई ऐसे बहरिया, कोई उधर शंकरगढ़ से, ऐसे ही आता है। क्या करे आदमी, आना पड़ेगा। किसी का 10,000 चला जाता है बैंक से, मांग लेते हैं, कहते हैं भैया। अच्छा एक चीज और है, बच्चों को स्पेशली फंसा रहे हैं कि पेरेंट्स के फोन पे फोन करेंगे, वो लोग कॉल पे बात करेंगे और कहते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कोई क्रेडिट कार्ड वाला, ये वाला वो वाला, पता नहीं कहाँ कहाँ से बात करते हैं वो लोग। और कहते हैं कि एक OTP जाएगा, उसको हम 4 नंबर का जाएगा, बता दो, जो है तुम कोई दिक्कत नहीं, वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन के नाम पे OTP बता देंगे, पूरा पापा का बैंक अकाउंट खाली, पापा का पूरा बैंक अकाउंट खाली। घर पे मार पड़ेगी आपके खिलाफ, वो अलग है। ये है, समझ रहे हैं भैया? तो बीवेयर एंड बी अवेयर, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपको कभी भी कोई आवश्यकता हो, मैं हूँ। आप उसमें सबके पास में हाथ हैंड भी ले, आप नंबर रख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को दीजिए, अपने घर पर दीजिए, अपने पेरेंट्स को बोलिए कि पापा अगर कभी भी कोई लीगल समस्या हो, कोई भी कानूनी रूप से कोई भी दिक्कत हो, कोई पुलिस परेशान कर रहा है, कोई लेखपाल परेशान कर रहा है, क्रिमिनल मामले में पुलिस परेशान करती है, सिविल मामले में लेखपाल परेशान करेगा। वो कहेगा भैया हम रिपोर्ट लगा के भेज देंगे। और सच बता दूं, लेखपाल की रिपोर्ट मायने ही नहीं रखती कोर्ट में, ये चीज जान लीजिए। अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, आपसे कहती है कि इसमें जो हुआ सब बताओ, तुम इस पे साइन करो, तुम साइन करके चले आना, आराम से चले आना, चुपचाप, अपने शरीर तोड़वाना नहीं है, चले आना है। अब पुलिस को दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं मानी जाती है, ठीक है भैया? पुलिस को आप जो स्टेटमेंट देंगे वो कोर्ट में एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि कोर्ट जानती है पुलिस वाले मारपीट के ले लेते हैं बयान। जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, वो आपकी स्टेटमेंट जो होगी, जो आप बोलेंगे वही सत्य होगी। पुलिस को दी गई स्टेटमेंट जो भी आप पुलिस को बोलेंगे वो बात फर्जी मानती है कोर्ट, वो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे सिविल मामले में लेखपाल कोई जरीब लेके चला आता है, खेत की नपाई कर देता है, 2-3 हाथ अंदर कर देता है दूसरे खेत में पैसे के चक्कर में, और वो कहता है भैया इतना लगेगा, नहीं देता आदमी, 2-3 हाथ रिपोर्ट लगा के वो अंदर कर देता है, दे देता है SDM को। और लेखपाल की रिपोर्ट मायने नहीं होती है कोर्ट में, ये भी जान लीजिए। जो बेसिक लेवल पे है, लेखपाल और पुलिस की रिपोर्ट मायने नहीं रखती है, तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके नौकर है, आप उनके नौकर नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ लोगों का राज है, लोगों का राज, आप लोगों का राज, हमारा राज है।
सरकारों का राज नहीं है, सरकार हमसे चलती है, हम सरकार से नहीं चलते। हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है, हमें अपने संविधान में बताई गई बातों को पालन करना है और जो भी क्राइम्स हो रहे हैं हमारे प्रति उसको अवेयर रहना है।